हाँ, सो लास्टली हमने जूल्स लॉ देखा था। ओके, जो वर्क है उसका हीट में कन्वर्जन हो सकता है, जो हीट है उसका वर्क में कन्वर्जन हो सकता है। जूल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो हमने देखा था। इसमें से 100% सिर्फ एक ही ट्रू है, कौन सा वाला? W2Q, यस, वो 100% पॉसिबल है, लेकिन Q2W 100% पॉसिबल नहीं है। वैसे हो दोनों सकता है। ओके, और जूल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था वो भी हमने देखा था, वो पैडल वाला, उसको बोलते हैं पैडल व्हील वर्क। ओके, पैडल, हम पैडलिंग कर रहे हैं और वो व्हील घूम रहा है, तो हाँ यस, एडियाबैटिक सिस्टम वाला। और हमने यूनिट कन्वर्जन भी याद रखा, क्योंकि हम जनरली सबके लिए, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना था आइस के लिए? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 0.5 80 कैलोरी पर ग्राम। वो तुम क्या बोल रहे हो? तुम क्या बोले अभी? तुम स्पेसिफिक हीट बोले, ग्राम स्पेसिफिक हीट बोले। ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ग्राम स्पेसिफिक हीट उसके पहले था। ओके, हाँ चलो, अभी मैं पूछूंगा, लेकिन अभी हमारा फिर टाइम उसमें कंज्यूम होगा, और ये भी हमारा यूनिट है, तो कैलोरी टू जूल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो अभी जो हमें थोड़े बहुत टॉपिक देखने हैं ये हमें पता ही है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, अगर भूल गए हो तो रिवाइज हो जाएगा। क्या? सबसे पहले मेल्टिंग और फ्यूजन किसे कहते हैं? तो जब भी एक पर्टिकुलर प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड में, तो उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग और से फ्यूजन। जैसे कि हमने आइस लिया तो आइस कन्वर्ट हो गया किसमें? वाटर में, तो वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? मेल्टिंग और फ्यूजन। अच्छा, और अगर रिवर्स हो रहा हो, लिक्विड टू सॉलिड में जा रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। मतलब वो फ्रीज हो गया या तो फिर वो सॉलिड बन गया। ओके, नाम कैसे होता है? जहां जा रहे हो उसका नाम होता है। जैसे तुम लिक्विड में सॉलिड में जा रहे हो तो इसलिए बोल दिया है सॉलिडिफिकेशन। ओके, जैसे कि आगे हम देखेंगे, चलो, मतलब जहां जा रहे हैं उसका नाम होगा। जैसे तुम वेपर में जा रहे हो तो वेपोराइजेशन बोलेंगे, लिक्विड में जा रहे हो तो लिक्विफिकेशन बोलेंगे। लाइक जहां जा रहे हो उसका नाम। ओके, तो ये तो सिंपल है, हमें आता ही है, मेल्टिंग, फ्यूजन और से फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। अच्छा, सेकंड है वेपोराइजेशन एंड लिक्विफिकेशन। तो वेपोराइजेशन क्या है? लिक्विड है और लिक्विड में से कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, मतलब कि गैस में। तो ये हो गया हमारा, ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, वेपर टू क्या हो रहा है? लिक्विड। ओके, जिसके जैसे कि हमने देखा था लिक्विफिकेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वेपर था और जाना कहाँ है? लिक्विड में, तो उसको क्या बोलेंगे? लिक्विफिकेशन। डन। ओके, जैसे कि हमने इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे थे तो हमने बोला था कि ये जो एमोनिया होता है वो लिक्विड एमोनिया होता है। ओके, तो उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जब इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तब कि N2H2 और फिर एमोनिया बनेगा, तो अगर तीनों तीन गैसेस है तो हम बाहर ही नहीं निकाल पाएंगे। याद आया? इक्विलिब्रियम में हमने अभी केमिस्ट्री में डिस्कस किया था कि कंटेनर है, उसमें हमने एक पाइप डाल दिया हाइड्रोजन का, दूसरा पाइप डाल दिया नाइट्रोजन का, और वो दोनों गैसियस फॉर्म में है, और एमोनिया बना और वो भी गैसियस फॉर्म में है। तो अभी मुझे एमोनिया निकालना है। क्यों? क्योंकि मैं एमोनिया, वही तो प्रोडक्ट है, उसी के लिए तो मैंने रिएक्टेंट को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाया। तो मुझे एमोनिया चाहिए, एमोनिया चाहिए, इसलिए मैं उसको निकालूंगा। लेकिन मैं जैसे ही एमोनिया निकालने जाऊंगा, वो तो तीनों के तीनों गैसेस है, वो दो भी साथ में आ जाएंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो हमने क्या किया था? पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को, मतलब उसके सराउंडिंग को हमने कूल कर दिया था। तो टेम्परेचर अगर ठंडा हो गया तो सबका लिक्विफिकेशन टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है। एमोनिया जो गैस है उसका लिक्विफिकेशन टेम्परेचर डिफरेंट होगा, नाइट्रोजन का डिफरेंट होगा, हाइड्रोजन का डिफरेंट होगा। तो एमोनिया का जल्दी रीच हो गया। ओके, एमोनिया का जल्दी रीच हो गया, मतलब एमोनिया जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और अभी वो दोनों तो गैसेस फॉर्म में ही है। तो मैंने लिक्विड है नीचे से होल्ड कर दिया, एमोनिया निकल गया, लिक्विड फॉर्म में वापस बंद कर दिया। फिर से हमने क्या किया? ये उंगली कर दिया, हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, अल्टर कर दिया, क्योंकि हमने एमोनिया निकाल लिया। तो फिर अब क्या होगा? फिर से फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। हमने क्या किया? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कर दिया, निकाल लिया, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कर दिया। तो लॉस एटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वापस के, ये तो केमिस्ट्री पढ़ने लगे हम, तो उसमें क्या होगा कि रिएक्शन क्या करेगी? हमारे से उल्टा। तो हमने कंसंट्रेशन कम किया तो वो क्या करेगी? कंसंट्रेशन बढ़ाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ती कौन सी डायरेक्शन में? फॉरवर्ड में, इसलिए वापस फॉरवर्ड डायरेक्शन शुरू होगी।
तो वो लिक्विफिकेशन की वजह से हम वहां पर गए। समझ में आ गया? तो ये हमें पता ही है, वेपोराइजेशन एंड लिक्विफिकेशन। एक और होता है दैट इज सब्लिमेशन, ये भी हमें पता है। सॉलिड टू डायरेक्टली वेपर फॉर्म में अगर जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, कैम्फर है और नेप्थेलिन बॉल्स है और से ड्राई आइस है, सॉलिड CO2। ओके, तो वो सब क्या है? सॉलिड में से डायरेक्टली जा रहे हैं कहां पर? वेपर में। तो वो प्रोसेस को हम बोल रहे थे सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट बॉइलिंग। तो बॉइलिंग वर्ड जब भी यूज करो ना तो वो वाटर के लिए है। ओके, नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि वाटर के लिए, लेकिन जब तुम स्टीम वर्ड यूज करो तो वो वाटर के लिए ही है। ओके, मतलब तुम्हें बोलना पड़ेगा कि स्टीम ऑफ वाटर, नहीं तो किसकी स्टीम? ओके, लाइक दैट। सो बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग एक्चुअली पर्टिकुलर एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? एक टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पर हमारा लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब लिक्विड टू वेपर, जहां पे फेज कन्वर्जेशन हो रहा है। मतलब अभी हमारे पास लिक्विड वाटर है, उसको हम हीट दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा से 30 to 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 98, 99 और 100 रीच हो गया। अभी भी हीट दे रहे हैं, तो अब 100 से 101 ना होके अब वो बॉयल होने लगा 1 बार प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब वो क्या होने लगा? बॉयल होने लगा। बॉयल होने लगा मतलब अब वो वेपर में जाने लगा। तो यही प्रोसेस को हम बोलते थे क्या? बॉइलिंग। डन। बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन बोथ आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट? वेपोराइजेशन मतलब क्या? सिर्फ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाना, उसको वेपोराइजेशन बोलेंगे। तो वो तो हम इवापोरेशन भी बोलते हैं ना, कि जैसे कि यहाँ पे रिवर है, ओशन है, तो वहां पर वेपर बन रही है, वो ऊपर जा रही है, फिर क्लाउड्स बन रहे हैं और फिर रेन हो रही है। तो वो थोड़ी, वो रेन वाटर, वो जो ओशन का वाटर है, रिवर का वाटर है, क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है? नहीं, तो वो बॉइलिंग नहीं है, तो वो वेपोराइजेशन है, या फिर हम उसको क्या कहते हैं? हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। डन। ओके, तो वो इवापोरेशन और बॉइलिंग और वेपराइजेशन और बॉइलिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है। बॉइलिंग उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होगा। ओके, इवापोरेशन के लिए हाई टेम्परेचर रीच होना जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, बॉइलिंग बल्क में होता है ना, मतलब सारे यस, particles। वेरी गुड, कलेक्ट। क्या बोला मैं? कलेक्ट बोला या करेक्ट? हाँ, बोलना चाह रहा था करेक्ट ही, लेकिन शायद मैं कलेक्ट बोल दिया। हाँ, करेक्ट है। क्या ये डिफरेंस है? बॉइलिंग तुम जो बोले वो डिफरेंस है किसका? बॉइलिंग और इवापोरेशन का। व्हाट इज द डिफरेंस? तो ये कलेक्टिव मेजर है, कलेक्टिव फिनोमिनन है। कलेक्टिव फिनोमिनन मतलब क्या? एक साथ होगा, एक साथ मतलब क्या है? ये सारा का सारा, सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे एक साथ होंगे। सॉरी, क्या बोला मैं? नहीं, रुको, मुझे कंफर्म हो जाने दो। हाँ, बल्क फिनोमिनन ये नहीं है, सॉरी, रॉन्ग। बॉइलिंग बल्क फिनोमिनन नहीं है, बॉइलिंग बल्क फिनोमिनन है और इवापोरेशन सरफेस फिनोमिनन है। वो इवापोरेशन सरफेस फिनोमिनन है, मतलब इवापोरेशन, तुम वही बोल रहे थे? हाँ, तो करेक्ट। ओके, बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमिनन। बल्क फिनोमिनन मतलब क्या? टेम्परेचर गर्म हो रहा है, बल्क फिनोमिनन। चलो डिस्कस कर ले, अच्छा पॉइंट है कि डिफरेंस क्या है बॉइलिंग और इवापोरेशन में। तो डिफरेंस क्या है? बॉइलिंग बल्क फिनोमिनन है। बल्क फिनोमिनन मतलब क्या? जितना भी वाटर हमने लिया हुआ है, सारा का सारा गर्म होगा, सारा गर्म हो जाएगा, वो टेम्परेचर रीच हो जाएगा, तब जाके यहाँ के वाटर पार्टिकल्स स्टीम बन के ऊपर जाएंगे। बल्क मतलब एक साथ। ओके, तो बॉइलिंग बल्क फिनोमिनन है। लेकिन इवापोरेशन, तो ये समझो कि ये समंदर है, ओके, ये ग्राउंड लेवल। तो इवापोरेशन कैसे होता है? सनलाइट यहाँ पर गिर रही है, सनलाइट यहाँ पर गिर रही है, हम एक ही मतलब कलर तो है हमारे पास, हम टाइम सेव करने के लिए ऐसा सब नहीं कर रहे। ओके, तो हमारे पास सनलाइट गिर रही है, तो हो क्या रहा है? हो क्या रहा है कि जब सनलाइट गिर रही है तो सिर्फ ऊपर के पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स ही गर्म हो रहे हैं। ओके, ये नीचे वाला पानी तो ठंडा का ठंडा ही होता है। अगर तुम रिवर में नहाने जाओ अभी इस टाइम पर, तो ऊपर से देखोगे तो गर्म होगा पानी, लेकिन थोड़े आगे जाओगे ना तो पैरों में तो ऐसे ठंडा ठंडा लगेगा। ओके, तो ऐसा क्यों? टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ऊपर तो सनलाइट डायरेक्टली गिर रही है, नीचे जाती नहीं है, दैट्स व्हाई। सो इवापोरेशन कौन सा फिनोमेनन है? सरफेस फिनोमेनन। मतलब कि ये सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएंगे और वेपर फेज में चले जाएंगे। गर्म हो जाएंगे तो डायरेक्टली वेपर, गर्म हो जाएंगे तो डायरेक्टली वेपर का मीनिंग क्या है? गर्म होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि इन लोग की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये लोग भाग जाएंगे।
ओके जैसे कि बहुत मस्ती वाले स्टूडेंट होते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत होती है, तो उन्होंने देखा कि यार स्कूल का गेट ओपन है तो भाग गए ऐसे। ओके तुम्हें समझ में आया, ऐसा एग्जांपल सोच के बता रहा हूँ। ओके बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले, मतलब ऐसे शायद कोई टीचर भी डरते हो स्कूल में उनसे, वैसे गुंडा टाइप। अभी शायद ऐसा नहीं होगा, हमारे टाइम में ऐसे स्टूडेंट्स होते थे। ओके ऐसे स्टूडेंट मतलब एकदम सर टीचर भी नाम नहीं लेंगे उनका। चलो डिफरेंट टॉपिक। अच्छा तो कहने का मीनिंग है बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेनन। यहाँ पर सरफेस का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, मतलब सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होके इवापोरेट होके वेपर फॉर्म में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम नीचे से गर्म कर रहे हो। बॉइलिंग कैसे होता है एक्चुअली कि तुम नीचे से गर्म कर रहे हो, कहीं से भी गर्म कर रहे हो, जिस साइड से गर्म करोगे ना वो साइड वाले आगे चले जाएंगे। मतलब जैसे हम नीचे से गर्म कर रहे हैं तो ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले तो गर्म हुए नहीं, तो ये ऊपर चले गए, यहाँ पे जगह खाली हुई ना तो वही ऐसे नीचे आ जाएगा। नीचे वाले गर्म हुए वो ऊपर चले जाएंगे। क्यों ऊपर चले जाएंगे? क्योंकि उनका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो ऊपर क्यों चले गए? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से एक और प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी? ऊपर चले गए वो कौन सी प्रॉपर्टी? नहीं तो अभी कहाँ स्टेट चेंज हुआ? मैं तो बोल रहा हूं तुम गर्म कर रहे हो तो एक प्रॉपर्टी चेंज होती है, टेम्परेचर के साथ साथ एक दूसरी प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। वो कौन सी? नहीं तो प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। डेंसिटी, ओके डेंसिटी ज्यादा डेंसिटी कम, टेम्परेचर बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम हो जाती, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे बैठ जाएगा। हमें हम तो फ्लोटेशन एंड ऑल फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ लिया हमने। ओके तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे बैठ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी अगर डेंसिटी सेम है तो फ्लोटेशन में ऐसा देखा था हमने कि एग्जैक्टली यहाँ पर याद है, जिसकी डेंसिटी सेम है, ज्यादा है तो नीचे, सेम है तो ऐसा, और कम है तो फ्लोट होगा थोड़ा बहुत ऊपर रह के। याद आया? ओके तो वैसे ही यहाँ पर क्या ये सब लोगों की डेंसिटी एक सेम जैसी है, लेकिन नीचे वाले गर्म हुए तो डेंसिटी कम हो गई। गर्म होने से डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी जिसकी कम हो वो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये भाई लोग ऊपर चले गए सब लोग, और ये जो हैवी थे वो तो गर्म हुए नहीं, वो तो ठंडे हैं इसलिए वो नीचे आ गए। ओके वो नीचे आ गए। अब ये लोग गर्म होंगे, और जब ये इनसे भी ज्यादा ऊपर जो है उनसे भी ज्यादा गर्म हो जाएंगे तो इनकी डेंसिटी भी कम हो गई, वो ऊपर चले गए, वापस ये वाले नीचे आ जाएंगे। ये प्रोसेस चलती रहेगी कब तक? जब तक तुम्हारा वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस रीच ना हो, तब तक वो ऐसे ऊपर नीचे करके गर्म ही होते रहेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बल्क फिनोमेनन। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? श्योर? ये तुमने विजुअलाइज तो किया ना, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी। अंडरस्टूड? ओके चलो कोई डाउट? हाँ तो ये बात सही है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेनन, इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन। ये याद रखना, डिफरेंस पूछे तो डेफिनेशन तो लिख दोगे टेम्परेचर के वाइज कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इवापोरेशन तो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है। ओके तो वो एक हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया? ये बल्क फिनोमेनन और सरफेस फिनोमेनन। डन? ओके फिर नेक्स्ट है सैचुरेट वेपर प्रेशर। सैचुरेट वेपर प्रेशर मतलब क्या है ये भी हमने समझ लिया है। ओके क्या है? ये क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, और क्लोज्ड कंटेनर में हमने क्या लिया हुआ है? हमने कोई भी लिक्विड भरा हुआ है क्लोज्ड कंटेनर में। क्लोज्ड कंटेनर में अगर हमने कोई लिक्विड भरा और अगर हम उसको ऐसे गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? वो उसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगर रीच हो गया टेम्परेचर, वेपोराइजेशन इवापोरेशन तो हो ही रहा है, लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर रीच हो गया तो अभी उसका वेपर बनना स्टार्ट हो गया। अभी वेपर बनना स्टार्ट होगा तो क्या कंटिन्यूअसली वेपर बनती ही जाएगी जब तक ये खत्म ना हो जाए तब तक। वैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बनती ही रहनी चाहिए, लेकिन बनती कब रहेगी? जब तुम्हारा ये ओपन होगा। जैसे कि तुम पानी गर्म कर रहे हो गैस स्टोव पे, तो पानी अगर हम गर्म ही कर रहे हैं गैस स्टोव पे, तो अगर तुमने ऊपर कोई भी लीड रखी नहीं है, कोई भी कवर नहीं रखा और डायरेक्टली सिर्फ गर्म कर रहे हो, तो वो गर्म कंटिन्यूअसली करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा का सारा वाटर बॉयल होके वेपर बन जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तुम अभी थोड़े टाइम बाद आके देखोगे तो अंदर कुछ भी है नहीं। लेकिन अगर क्लोज्ड रखा हुआ है तो ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा क्लोज्ड रखा हुआ है तो ऐसा? क्योंकि हमने अगर ऐसे क्लोज्ड रखा तो क्या होगा? ये जो वेपर बनी वो तो बाहर निकल नहीं सकती, तो यहाँ पर बहुत सारे
स्टीम मतलब वेपर के पार्टिकल्स होंगे। अब ये लोग का प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे कि ये पहले ऐसा समझो 1 kg वाटर लिया हुआ है, 1 kg वाटर गर्म किया गर्म किया गर्म किया, तो अभी ये हो गया से 900 ग्राम वाटर, और ये 100 ग्राम की क्या बन गई, स्टीम बन गई, वेपर बन गई, स्टीम बन गई। डन, ओके। अभी भी और गर्म कर रहा हूं तो ये क्या हो गया से 800 ग्राम हो गया, ये कलर तो दिखेगा भी नहीं, 800 ग्राम हो गया, ओके। और ये हो गया सपोज 200 ग्राम। फिर सपोज ये और गर्म हुआ तो ये और वेपर में कन्वर्ट हो गया, और ये हो गया 300 ग्राम। तो फिर ऐसे तो फिर सर खत्म ही हो जाएगा, नहीं खत्म नहीं होगा, यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर रीच होगा। ये सारे के सारे वेपर बन गए, तो वेपर का प्रेशर होगा, गैसियस फेज में है तो वेपर का वेपर प्रेशर होगा। ये वेपर प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ये पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर बढ़ गया सबका, तो एक पॉइंट आएगा उस तक ही बढ़ सकता है, वो पॉइंट तक ही बढ़ सकता है वेपर प्रेशर। अगर वो प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ के जो पार्टिकल्स है ना वो एक दूसरे के साथ मिलके कंडेंस होके नीचे गिर जाएंगे। मतलब वेपर में से वापस क्या बन जाए, कंडेंस तो नहीं होंगे क्योंकि टेम्परेचर हम ठंडा नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो लोग एक दूसरे के एकदम नजदीक आ गए। क्योंकि हमने तो बंद रखा हुआ है ना, ओपन रखा हुआ होता तो भाग जाते, और भाग जाते तो पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक नहीं आते, लेकिन हमने क्लोज्ड रखा हुआ है। तो ऐसा समझो कि पहले इतने ओपन जो यहाँ पे एरिया था उसमें 100 ग्राम है ना, तो 100 पार्टिकल थे ऐसा समझो। फिर हम और गर्म करते जा रहे हैं, 200 पार्टिकल हो गए, फिर और गर्म करते जा रहे हैं, 300 पार्टिकल हो गए, फिर 400 पार्टिकल हो गए। 400 में तो वो लोग ऐसे एक के बाद एक ऐसे, तो ऐसा पार्टिकल के बाजू में पार्टिकल, वो तो सॉलिड और लिक्विड में होता है, सबसे ज्यादा तो सॉलिड में और उससे कम लिक्विड में, और तुम भाई साहब तो गैसियस में हो, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट हो गए ना तो लिक्विड बन के नीचे गिर जाएंगे। अंडरस्टूड, क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत नजदीक है। ओपन होता तो ऐसा नहीं होता, तो ओपन होता इसलिए सारा का सारा पानी उड़ जाता हवा में, वेपर, लेकिन क्लोज्ड है इसलिए बहुत छोटी जगह में बहुत सारे वेपर के पार्टिकल्स चले गए, तो होगा क्या, वो लोग जुड़ के लिक्विड बन के नीचे गिर जाएंगे। तो फिर ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, क्या एक लेवल तक जाएगा। मतलब यही तो था हमारा इक्विलिब्रियम, याद करो फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमने यही चीज की थी, याद आया क्या, कि यहाँ पर हमने ले लिया H2O लिक्विड, और उसमें से बन रहा है क्या, H2O गैसियस, और एक पॉइंट आएगा जब ये इसमें से वापस ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो हमें पता ही है जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन गैस का मतलब वेपर का और लिक्विड का सेम हो जाएगा। उसके बाद भी ये प्रोसेस तो चलती रहेगी, लेकिन साइमल्टेनियसली एट द सेम रेट पे चलेगी, इसलिए जितना कन्वर्जन यहां से यहां पर होगा उतना ही कन्वर्जन यहां से यहां पर होगा। कब, इक्विलिब्रियम रीच हो जाने के बाद। डन, ये सब तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है। तो ये जो प्रेशर है ना, मतलब ये जो कंसेप्ट है ना, उसी को बोलते हैं सैचुरेट वेपर प्रेशर। सैचुरेट वेपर प्रेशर मतलब मैक्सिमम, उसके आगे होगा नहीं। मैक्सिमम प्रेशर तुमने डाल दिया, अब उससे ज्यादा प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा। क्यों, तुम गर्म करोगे, तुम बोलोगे सर कर तो सकते ही है ना, गर्म कर दो तो और पार्टिकल अंदर चले जाएंगे, ज्यादा पार्टिकल गए तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया, लेकिन ज्यादा पार्टिकल ऊपर गए तो वो वापस जुड़ के लिक्विड बन के नीचे आ जाएगा। तो वो एक लेवल तक ही जाएगा, उससे ज्यादा जा सकता नहीं है। वही है हमारा सैचुरेट वेपर प्रेशर। जैसे कि हमारे घर में जो सिलेंडर आता है एलपीजी सिलेंडर, अब तो हमारे घर पे पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, ओके, एलपीजी नहीं, पीएनजी बोलते हैं उसे, पाइप्ड नेचुरल गैस, ओके, पीएनजी जो हमारे घर पे आता है येलो कलर की पाइप में से, गुजरात गैस और टोरेंट पावर, हमारा तो गुजरात गैस से आता है, लेकिन जिससे भी आता हो चलो वो सब बातें। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, उससे पहले क्या हम क्या करते थे, आज भी पूरे कितनी जगह पे, अरे वो कब कितनी जगह छोड़ो, ये जो लॉरी पे हम जंक फूड खाते हैं तो वो जो खाना बनाते हैं, ओके, वो क्या यूज करते हैं, वहां थोड़ी पाइपलाइन है, वहां तो गैस सिलेंडर ही यूज करते हैं। मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, घर पे ना हो तो मुझे आइडिया तो लगाना पड़ेगा। देखा हुआ ही है गैस सिलेंडर, तो वो गैस सिलेंडर नीचे रख दिया, ओके, तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर से गैस भरा जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, आगे क्या, लिक्विफाई, वो लिक्विफाई हो गया। कैसे लिक्विड, भाई लिक्विड क्यों भर रहे हो तुम, लिक्विड भी बोल रहे हो और गैस भी बोल रहे हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हम लिक्विड नहीं भर रहे हैं, हम तो गैस ही भर रहे हैं, हम गैस ही भर रहे हैं, लेकिन इतने हाई प्रेशर से भर रहे हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया और पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपक के लिक्विड बन के नीचे बैठ गए। समझ में आया, पक्का।
तो ये इसी कंसेप्ट के वजह से वो लिक्विड नीचे बैठ जाता है, मतलब वो पार्टिकल्स, नेचुरल गैस के पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको बहुत ज्यादा, ये सैचुरेट्स वेपर प्रेशर है ना, उससे भी ज्यादा प्रेशर, वो उतने प्रेशर पे या उससे भी ज्यादा प्रेशर पे भरा हुआ है। सपोज मान लो कि ये प्रेशर है 10 बार, तो हमने जो भरा हुआ है ना वो है सपोज 20 बार, तो इतना ज्यादा प्रेशर दे देंगे तो वो क्या होगा, सारा का सारा लिक्विड बन के नीचे गए डाल दिया है। और अब हमने थोड़ा सा वाल ऐसे ओपन किया है, तो उसमें से थोड़ा भी वाल ओपन किया मतलब क्या, उसको एनवायरनमेंट मिल गया। एनवायरनमेंट मिल गया मतलब एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे आ गया और एनवायरनमेंट के प्रेशर पे आ गया। तो अब वो क्या होगा, कंप्रेस हो गया ना, इतना हाई प्रेशर डाला मतलब कंप्रेस हो गया। और अब तुम उसको एनवायरमेंटल टेम्परेचर और प्रेशर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्सपांड होना स्टार्ट होगा। जब वाल ओपन करेंगे हम तो एक्सपांड होना स्टार्ट होगा, बाहर निकल के जलेगा। फिर सिंपल, समझ में आ गया? तो ये कंसेप्ट समझ में आया। सैचुरेट वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम रीच होगा और एक मैक्सिमम प्रेशर है, उसके आगे प्रेशर रीच होगा नहीं। डन? क्योंकि क्लोज्ड है, और क्लोज्ड है तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, क्योंकि जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है तो एक दूसरे के बाद, जैसे कि अभी जगह है हमारा, तो मैं बोलूंगे सब लोग अलग अलग बैठ जाओ, तो बोलेंगे हाँ सर मैं इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में। अभी सपोज नेक्स्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स हो जाए, ओके, अब मैं बोलूंगे सब, अरे सर कहाँ जाए, बस यही जगह है, और कहाँ जाए, बाजू बाजू में तो बैठे हुए हैं, और कितना बाजू में बैठे, लाइक दैट। ओके, समझ में आ गया? अच्छा चलो नेक्स्ट, होरफ्रोस्ट। ओके, ये होरफ्रोस्ट क्या है? हमने सॉलिड टू डायरेक्टली वेपर वाला कंसेप्ट तो समझा, सब्लिमेशन। ओके, ये होरफ्रोस्ट क्या है? वेपर टू डायरेक्टली सॉलिड, ये हमने नहीं पढ़ा। ओके, तो होरफ्रोस्ट भी क्या है? एक प्रोसेस ही है जिसमें कि वेपर से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्जन होता है, मतलब सब्लिमेशन का उल्टा। सब्लिमेशन में सॉलिड से कहां चला जाता है? वेपर में, और यहां पर वेपर में से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है सॉलिड में, लिक्विड में कन्वर्ट होता नहीं है, उसी को बोलते हैं होरफ्रोस्ट। ये फ्रॉस्ट वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि जनरली फ्रॉस्ट ही होता है। जैसे कि शिमला मनाली में, कश्मीर में बर्फ गिर रही है। ओके, ये जो बर्फ गिर रही है वो सॉलिड बर्फ गिरती है, सॉलिड ही गिरती है ना। तो ये सॉलिड ऊपर से ही सॉलिड आती है क्या? मतलब ऊपर से जब से आ रही है वहीं से सॉलिड आ रही है? सॉलिड नहीं आती। एक्चुअली क्या होता है, वहां पर स्टीम होती है, वहां पर वाटर पार्टिकल्स होते हैं गैसियस फॉर्म में। मतलब गैसियस फॉर्म में मतलब स्टीम हुआ, वाटर पार्टिकल्स गैसियस, जैसे अभी भी वाटर पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म में है, यहाँ पर अभी भी है, जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं। लिक्विड फॉर्म में हो तो चिपक जाएगा। ओके, गैसियस फॉर्म में है, मॉइस्चर फॉर्म में है। ओके, तो वैसे वहां पर भी बहुत सारे स्टीम पार्टिकल्स और सिर्फ वाटर पार्टिकल्स इन दी स्टीम फेज है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होने की वजह से यही वाटर पार्टिकल्स जो स्टीम फेज में है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड में, और स्नोफॉल, यही है स्नोफॉल हमारा। तो वो है वेपर टू डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्जन, डायरेक्टली वेपर टू सॉलिड। ये वेपर किसकी? वाटर की वेपर जो एटमॉस्फेयर में है, और यहां पर मतलब वाटर की वेपर जो सॉलिड स्टीम फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, वाटर की वेपर, और वो डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो रही है? सॉलिड में। क्यों कन्वर्ट हो रही है? ड्यू टू वेरी लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। सर यहाँ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे उतना लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नहीं है, इसलिए। अगर यहाँ पर भी वेरी लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो जाए, सुना ही होगा तुमने, जैसे कि करा पड़िया, ऐसा सुना होगा गुजराती में ऐसे। ओके, और से हमारा 10th का फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? लेंचो वाला, हेलस्टोर्म। ओके, तो वो सोने के सिक्के लग रहे थे उसको पहले, और फिर बोला वो भाई बस अभी खत्म हो जा, उसका पूरा फार्म वाइट हो गया था। ओके, तो वही चीज, तो वो क्या है एक्चुअली, स्टीम डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम फ्रॉस्ट भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा फ्रिज है, और फ्रिज में जो फ्रीजर है, ओके, उसमें नहीं वाइट हो जाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट बोलते हैं। इसीलिए एक बटन भी होता है डीफ्रॉस्ट, वो बटन दबा देंगे हम, डीफ्रॉस्ट, वो सारा का सारा मेल्ट होके पानी बन के गिर जाएगा। पता चला? यही वर्ड यूज होता है ना, डीफ्रॉस्ट एंड फ्रॉस्ट। अच्छा चलो डन। हाँ, तो क्या हुआ, खत्म हो गया? हाँ, दैट्स इट। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। ओके, समझ में आ गया? ये तो सिंपल, इसमें नया तो ये था, बाकी और ये भी नया था, बाकी ये सब चीजें तो हमने देखी हुई थी। डन। ओके, तो हमने इसे सॉलिडिफिकेशन, सबसे पहले से फ्यूजन और मेल्टिंग, उल्टा जाओगे तो सॉलिडिफिकेशन। डन। उल्टा जाओगे तो फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, और सीधा गए सॉलिड टू लिक्विड तो फ्यूजन और मेल्टिंग। अच्छा,
फिर दूसरे केस में वेपोराइजेशन किया हमने, वेपोराइजेशन, और वेपर से वापस लिक्विड में आ रहे हो तो लिक्विफिकेशन। ओके, लिक्विफिकेशन को हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। क्या? कंडेंसेशन। वो भी वही है, कंडेंसेशन भी क्या है, सेम वर्ड दूसरा है, वेपर टू डायरेक्टली लिक्विड, डायरेक्टली मतलब वेपर टू लिक्विड, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। मतलब जैसे टेम्परेचर कम हो, जैसे कि यही स्टीम है और टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया, स्टीम है और एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया और हमें बारिश देखने, अरे अभी समर में कैसे बारिश, तो वो बारिश बादलों वाली बारिश नहीं है, वो जो मॉइस्चर है, जो स्टीम है एनवायरमेंट में, टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई और गिर गई, तो वो रेन है। तो वो जो रेन हमें मिल रही है, बिन मौसमी रेन, ओके, मौसम बिना की रेन, ओके, तो वो क्या है, वो कंडेंसेशन हो गया। और होर फ्रॉस्ट क्या है, वो तो नेचुरली होता ही है वहां पर कि स्टीम से डायरेक्टली, मतलब गैसियस फेज से और स्टीम से डायरेक्टली सॉलिड में। डन? ओके, तो ये हमने देखा, दैट इज बॉइलिंग देखा, सब्लिमेशन देखा, और लास्ट में सैचुरेट वेपर प्रेशर, तो याद रखना गैस सिलेंडर वाला एग्जांपल तो भी याद रह जाएगा, एंड होर फ्रॉस्ट। डन? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं।